नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए पीएम श्री योजना के अंतर्गत 404 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। इस दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी प्रकट किया है और कहा कि जिस समय पूरी दुनिया कोरोना से ग्रस्त थी, कोरोना से जूझ रही थी, उस समय देश की 140 करोड़ की आबादी को बचाने के साथ ही नई शिक्षा नीति की आधारशिला रखी गई और नए विजन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। पीएम श्री स्कूल योजना इस दिशा में एक नया प्रयास है और अभिनव कदम है। यह बेसिक शिक्षा में और पीएम श्री स्कूल एक अभिनव प्रयोग है, एक नया प्रयास है और जिसकी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमने इसका एक प्रयोग यहां पे किया है, वह किया है जिसमें अटल आवासीय विद्यालय, जो श्रमिकों के बच्चों के लिए या कोरोना कालखंड में जो बच्चे अपने लीगल अभिभावक को खोए हैं, उन बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की तर्ज पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया। पहले चरण में हमने 18 ऐसे विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जिनका भी पिछले दिनों ही हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण किया है। लगभग 12 से 15 एकड़ के क्षेत्रफल में हमने वहां पे विद्यालय के भवन बनाए हैं, बालक और बालिकाओं के लिए हॉस्टल भी वहां उपलब्ध करवाए हैं, उनके लिए खेल का मैदान भी दिया है, उनके लिए अत्याधुनिक लैब्स बनाई हैं, उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी वहां तैयार की है और चयन की प्रक्रिया के साथ हमने जोड़ते हुए जब इस कार्यक्रम को देखा, उसके पहले 3 महीनों के परिणाम को हम लोगों ने जब देखा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब उनके साथ इंटरेक्शन किया तो वे स्वयं अभिभूत थे कि वास्तव में ये परिणाम आने चाहिए, ये अपेक्षा होनी भी चाहिए और ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 57 जनपदों में इसी तर्ज पर इंटीग्रेटेड स्कूल के निर्माण। और यूपी में अब पावर ऑफ अटॉर्नी कराने में योगी सरकार ने संशोधन किया है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल से खास बातचीत भी की है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी पर बिक्री पर प्रतिबंध अब उत्तर प्रदेश सरकार ने खोल दिया है। क्या मामला है, हमारे साथ जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में स्टाम्प पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हैं। सर, पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर क्या आपने संशोधन किया है? अब किस तरीके से लोग पावर ऑफ अटॉर्नी करवा पाएंगे और उसके साथ जो बिक्री वाला जो समस्या फंसती थी, अब क्या वो किस तरीके से होगा? देखिए, स्टाम्प एक्ट में कोई व्यक्ति बीमार है, कहीं बाहर जा रहा है तो अपना अटॉर्नी देता है किसी अन्य व्यक्ति को। अटॉर्नी का अलग अलग प्रकार से केयरटेकर के रूप में उसको देखभाल करने के लिए, मुकदमा करने के लिए, खरीद बिक्री के लिए। लेकिन पश्चिमी यूपी में ये ध्यान में आया कि करीब 1.5 लाख के आसपास पावर अटॉर्नी में खरीद बिक्री का अधिकार दिए गए। यानी कोई मान लीजिए कि व्यक्ति, राम नाम का व्यक्ति है, उसके पास 4 एकड़ ज़मीन है, उसने किसी थर्ड आदमी को बेचा तो क्या करता है, सामने वाला व्यक्ति ये देखा गया कि सामने वाला एक खिलाड़ी है, सामने वाला आदमी बड़ा ज़मीन का खिलाड़ी है, माफिया है, भूमाफिया है, वो सामने वाले से राम नाम के व्यक्ति से 4 एकड़ ज़मीन को ले लिया और लेने के बजाय रजिस्ट्री कराने के बजाय उसको शुरू से लेता है पावर अटॉर्नी कि हमको दे दो अटॉर्नी कि मैं इसका खरीद बिक्री भी करूंगा, अन्य किसी को बेचता रहूँगा। उससे स्टाम्प की चोरी होती थी। साथ ही साथ माना कोई आदमी ने अवैध कन्वर्जन में वो 4 एकड़ ज़मीन 4 करोड़ में खरीद करके तय किया और 4 करोड़ पेमेंट कर दिया, बाद में प्लाटिंग करके उसको 8 करोड़ में बेचता था। इनकम टैक्स की नोटिस आती थी, ये जो मूल किसान था उसके पास कि तुमने 8 करोड़ बेचा, जब किसान ने सेल किया तो 4 करोड़ कमाना, तो इनकम टैक्स उसको पकड़ता था कि तुमने आपकी खेती है 8 करोड़ बेची, आप हमको टैक्स दो। इधर चोरी होता था हमारा, उधर वो इनोसेंट किसान ठग का शिकार बनता था। तो सामने वाला व्यक्ति 4 करोड़ रुपया उसको दे करके उसकी प्रॉपर्टी को 8 करोड़ बेचता था। तो ये ठग के शिकार को रोकने के लिए हम लोगों ने सारी चीज़ों में प्रतिबंध लगाया और इस नियमावली में क्या चयन कर सकते हैं। तो ये कानून भारत सरकार की थी, उसमें बदलाव करते हुए कि अब आप पावर ऑफ अटॉर्नी 100 रुपये पर ही देते रहेंगे, जिसमें कि खरीद बिक्री नहीं होगा। अन्य कई अधिकार होंगे, केयरटेकर होंगे, देखभाल करना होगा, मुकदमे की फॉलो करना होगा, उसमें कोई बिक्री की गई है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इसमें खरीद बिक्री का अधिकार देते हैं तो आपका खरीद बिक्री पैसा का लेन देन कर रहा है। तो अगर ब्लड के रिश्ते में देते हैं किसी को, अपने भाई को, अपने बहू को, अपने बेटा को, अपनी बेटी को, नाती को, पोता को,
तब स्टाम्प 5,000 रुपये कर दिया गया है। लेकिन अगर आप 3rd% देते हैं, जिससे आज कोई बड़ा व्यवस्था नहीं है, इसका मतलब कि इसमें खरीद बिक्री भी हो रही है, वहाँ पर हम लोगों ने अब सर्किल रेट के बराबर यानी कि जिसे खरीद बिक्री होती है उसके बराबर स्टाम्प लगा दिया गया, ताकि लोग इसका मिसयूज न करके इसका पूरा उपयोग करें। ब्लड रिलेशन की आपने बात की, अगर ब्लड रिलेशन में पावर ऑफ अटॉर्नी होती है तो क्या स्टाम्प अगर 5,000 रुपये का देना पड़ेगा, तो क्या निबंधन शुल्क में भी कोई छूट दे रखी है? क्या है कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी में अगर केवल केयर करना है, मुकदमा कभी करना है तो कोई विधि नहीं करेगा, 100 रुपये 100 रुपये ही रहेगा। हाँ, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा आप बिक्री करने का अधिकार दे रहे हैं तो 5,000 रुपये में लगता है 100 रुपये, 5,000 रुपये से लगता है मात्र 500 रुपये। एक बड़ा सवाल है क्योंकि एक बड़ा सवाल है कि पिछली सरकारों में देखा गया है कि राजस्व को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति रहती थी। स्टाम्प पंजीयन में आपने छूट भी दे रखी है, 5,000 रुपये में गिफ्ट डेट भी हो जाएगी, ब्लड रिलेशन में पावर ऑफ अटॉर्नी भी हो जाएगी। तो क्या राजस्व का अगर आप ये भी कहते हैं कि हमारा विभाग फायदे में है, तो क्या किस तरीके से ये हो पाया, क्या एक खाका तैयार किया गया? किसी भी प्रॉपर्टी के मालिकाना को चेंज करने के लिए हम बिक्री करते हैं और बिक्री सरकार का रेवेन्यू लेती, स्टाम्प लेती है। ये देखा जा रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर कि एक पिता अपने बेटे को चाहता है कि मेरे रहते रहते मैं अपने प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में बांट दूँ, बहू को, बेटा को, बेटी को, दामाद को बांट दूँ। तो क्या होता है कि उस पर भी स्टाम्प लगता था। माना है कि किसी मकान की कीमत सर्किल 1 करोड़ रुपये है और पिता को 2 बेटे, पिता ने अपने दोनों बच्चों को बांट देता है, तो यह वास्तव पिता के न रहने के बाद बच्चों को बिना किसी शुल्क पर मिल ही जाएगा उसको। लेकिन चाहता है पिता कि मेरे सामने बढ़ जाए, तो वह अगर बच्चों को लिखता है, दान करता है या बिक्री करता है, उस पर स्टाम्प लग जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर कि सरलता हो, सहजता हो नियम, अब इस पर हम लोगों ने हटा दिया, केवल 5,000 रुपये के फिक्स अमाउंट पर कर दिया गया है। जिस प्रकार से एक लिफाफे के अंदर आप चेक भेजते हैं किसी अन्य शहर को, तो पोस्ट ऑफिस का काम है कि उस लिफाफे का डेट का पैसा लेता है, न कि उसके अंदर लिखे हुए अमाउंट का लेता है। इसी प्रकार से हम लोगों ने क्या कर दिया कि अब केवल अगर कोई ब्लड के रिश्ते में कोई गिफ्ट देता है अपने भाई को, भाई की पत्नी को, बेटा को, क्या राजस्व में कोई फर्क है इसके लिए? 1100 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आ गया जमीन में। अब आप उसमें खेल करता या जो डंप संपत्तियाँ थी, जो उलझा था, तो वह सारे लोगों ने अपने सुलझाया और परिवार के आपस प्रॉपर्टी को दान करके या लिखा पढ़ी करके दूसरे को गिफ्ट करते हुए करीब 4.5 लाख के आसपास लोगों ने परिवार में यूज किया। अगर पीपी की 25 करोड़ की आबादी की कल्पना करिएगा तो भाई पटवारों में लगभग 50 लोग होते होंगे, इस सारे में से 4.5 लाख परिवार ने अब तक इसका इस्तेमाल कर दिया। यानी कि लगभग लोग मान ली जाती हैं कि 20% परिवारों ने इसको यूज किया है। शुक्रिया। तो ये थे स्टाम्प पंजीयन रवि जायसवाल, जिनका साफ तौर से कहना था कि अब अगर पावर ऑफ अटॉर्नी करवानी है ब्लड रिलेशन में तो आपको छूट मिलेगी, लेकिन आप ब्लड रिलेशन से अगर बाहर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं तो पूरा निबंधन शुल्क के साथ साथ जो सर्किल रेट के हिसाब से स्टाम्प होगा वो भी देना पड़ेगा। तो अब एसएनआसिस के साथ जनता टीवी, लखनऊ। और राजधानी लखनऊ में कृषि विभाग और राजस्व विभाग की ओर से आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी शिरकत की है। और इस कार्यक्रम के दौरान रबी वर्ष 2023 और 24 ई खसरा पड़ताल की लॉन्चिंग के साथ ही सर्वेयर, सुपरवाइजर्स और वेरीफायर का आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेज गति से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प भी पूरा ये कर लिया जाएगा। हमारा उत्तर प्रदेश बदल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पिछले 10 वर्षों के भीतर टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस देश को दुनिया के सभी क्षेत्रों में जो रैंकिंग है उसमें हर कार्यक्रमों के भीतर आज भारत को आगे किया है। ठीक उसी प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगभग भारत सरकार की 25 योजनाओं में आज अग्रणी भूमिका नंबर 1, अधिकांश में नंबर 1 पर या 2 पर है। ये सब कुछ आप सबके सम्मिलित प्रयास से संभव पाया है।
हम सभी मिलकर के उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए यहां पर काम कर रहे हैं। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की आज बाराबंकी कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई है। इस दौरान माफिया मुख्तार ने अपनी आंख खराब होने की बात जज को बताई है और इसमें उन्होंने कहा है कि मेरी दाहिनी आंख में काला मोतियाबिंद हो गया है, जिस कारण उन्हें देखने में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि फर्जी एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर अब 11 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद संगम नगरी प्रयागराज में भी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में सड़क किनारे जिंदगी जीने वाले जो लोग हैं वो हर साल इसी तरह से सर्दियों में परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है और इस साल भी नगर निगम ने रेन बसेरे तैयार कर लिए हैं, जिससे कि ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोग कोई भी खुले में ना सोए, उनको आशियाना मिल सके और साथ ही शहर में आने वाले मुसाफिरों को परेशानी ना हो। और इसे लेकर जगह जगह नगर निगम ने रैन बसेरे लगाए हैं और रैन बसेरे में लोगों को सुविधाएं भी मिल रही हैं। जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और ऐसे में जहां ठंड कड़ाके की है, प्रयागराज में ठंड का प्रकोप है और हर बार सरकार की तरफ से रैन बसेरे नगर निगम के द्वारा बनाए जाते हैं। और इसका रियलिटी चेक करने जब जनता टीवी शहर में निकला तो साथ ही शहर में कुल 34 रैन बसेरे बनाए गए हैं, ज्यादा जिसमें से आधे सिविल लाइन साइड पौष इलाके में है तो आधे पुराने शहर में। आज हम सिविल लाइन्स के ये आपके डाकघर के पास रैन बसेरे पहुंचे हैं, जहां हम आपको दिखा रहे हैं ये रैन बसेरा बनाया गया है जिसमें पूरी व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही रैन बसेरे में जिस तरह से व्यवस्था है, लोग रैन बसेरे में ठंड से बचने के लिए सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रजाई और गद्दे का इंतजाम है। यहाँ पे बुजुर्ग महिला भी, हम उनसे बात करेंगे। बताइए, यहाँ पर रैन बसेरा बनाया गया सरकार की तरफ से, आप लोग ठंड से बचने के लिए यहाँ जगह ले रहे, कैसी व्यवस्थाएं हैं, कितना आराम लग रहा है यहाँ पे? यहाँ बहुत आराम, यहाँ बहुत आराम है। तो ये रजाई सब अच्छे से मिलती, साफ सुथरी? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा जफरन। कहाँ से आई हैं? उन्नाव से आई हैं। तो ये थे देखिए पीड़ित महिला जहां उन्नाव से आई और ठंड से बचने के लिए इन्होंने रैन बसेरे का सहारा लिया है। और लोग भी हैं, हम उनसे यहाँ पे बात करेंगे किस तरह से व्यवस्थाएं हैं रैन बसेरे में। और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे बैठे हैं ठंड से बचने के लिए। ये बताइए, आप लोग यहाँ हैं रैन बसेरे में, कैसी व्यवस्था है, क्या कहिएगा? बढ़िया है, बढ़िया व्यवस्था है, सुविधा है, लेटने बैठने का, लेटने बैठने का सब रजाई गद्दा है, व्यवस्था है, बढ़िया आराम करने का। तो देखिए हम और लोग हैं यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे इंचार्ज, ये बताइए रैन बसेरा है जैसे, यहाँ पे कुल कितनी क्षमता है लोगों की यहाँ पर रहने की? 30 आदमी की क्षमता है सर। 30 आदमी आराम से सो सकते हैं, रह सकते हैं। लैट्रिन बाथरूम की हर सुविधा यहाँ सर है हमारे यहाँ। ये दो पार्ट बनाए गए, महिलाओं के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग? जी सर, ये महिलाओं का जो है 10 आदमी का है, पुरुष का 20 आदमी का है। तो यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, जो रात में ठंड में लोग आते हैं वो यहाँ रुकते हैं? हाँ जी सर। यहाँ कितने बनाए गए रैन बसेरे? ये 34 तो हैं। कुल 34? जी सर। तो देखिए ये है नगर निगम के जो रैन बसेरे के इंचार्ज, जिन्होंने बताया कि कुल यहाँ शहर में 34 रैन बसेरे बने हैं, जो आधे सिविल लाइन साइड है तो आधे पुराने शहर में। जिसमें लोगों से बात करा तो यहाँ रियलिटी चेक में ये सामने आया कि व्यवस्थाएं अच्छी थी और यहाँ गद्दे और रजाई सभी चीज के इंतजाम थे और लोगों को कहीं ना कहीं ठंड से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने पूरी तैयारी कर रखी है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और वे धर्मनगरी अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसे लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं। वहीं राम मंदिर के निर्माण कार्य को भी फाइनल टच देने का काम किया जा रहा है। राम मंदिर के दरवाजे में सोने और चांदी की परत चढ़ाई जा रही है। ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी ने बताया है कि रामलला के मंदिर में 44 दरवाजे होंगे, जिनमें से 14 दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। साथ ही 30 दरवाजों पर चांदी की परत चढ़ाने का काम किया जाएगा। साथ ही प्रकाश गुप्ता ने यह भी कहा है कि जहां पर भगवान राम लला विराजमान होंगे, उस सिंहासन को चांदी की परत से बनाया गया है। कितने दरवाजे होंगे, कौन कौन से दरवाजों पर? कुल दरवाजों की संख्या 44 है। इसमें की 14 दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे, शेष में रजत जड़ित किए जाएंगे। और ये प्रमुख दरवाजे जो सोने के हैं वो प्रमुख स्थानों पे, गर्भगृह वगैरह के मुख्य स्थानों पर लगाए जाएंगे। कितने मंदिर का कार्य गर्भगृह का संपूर्ण पूर्ण हो चुका है। प्रथम तल 80% बन चुका है और प्रथम तल का शेष कार्य भी शेष 4-6 महीने में पूर्ण हो जाएगा।
अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही हैं। 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले मेहमानों को निमंत्रण भी भेजे जा रहे हैं, साथ ही अक्षत निमंत्रण भी भेजा जा रहा है। और इसी कड़ी में संघ के कार्यकर्ता अक्षत निमंत्रण लेकर मिर्जापुर में मुस्लिम कार सेवक मोहम्मद हबीब के घर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 1992 में मोहम्मद हबीब ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन जो हुआ था, कार सेवक के रूप में आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आरएसएस के लोगों ने मुझे कल निमंत्रण दिया, मुझे चावल और कार्ड वगैरह दे करके। कहाँ जाने के लिए? अयोध्या जाने के लिए, क्योंकि उस समय मैं वहाँ भाजपा में संगठन के रूप में जुटा था। मैं जिले का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था। उस समय संगठन की तरफ से आदेश हुआ, हम लोग 2 दिसंबर को कैंट स्टेशन से पकड़ करके 50 की संख्या में हम लोग गए। किस सन में गए थे आप लोग? 1992। जी हाँ। और 22 जनवरी को सदियों का इंतजार खत्म होने वाला है। रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो चुका और ऐसे में अयोध्या ही नहीं है बल्कि पूरा देश राममय माहौल में रंगने जा रहा है। और ऐसे में कानपुर शहर को पूरी तरह से राममय करने की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को शहर के सभी मंदिरों को सजाया संवारा जाएगा। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शहर की महापौर प्रमिला पांडे ने पद यात्रा की शुरुआत कर दी है, और जो कि आज आनंदेश्वर परमठ घाट से निकाली गई है। और इसके साथ ही 22 जनवरी तक रोजाना पदयात्रा कर लोगों से अपने अपने घरों में दिए जलाने की अपील भी ये की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।